मैं सेल्फिश नहीं हूं। वाजिब अली का एमएलए बनना जरूरी नहीं है। नगर के अंदर चौराहे पे लूट होती थी सरेआम। कुछ लोगों को ये कहना कि साहब नगर से 10 सीकरी पे ध्यान दिया गया, ये जेन्युइन बात है। देखिए हमारा पूरा क्षेत्र पीने का पानी और सिंचाई का पानी दोनों के लिए बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है। तो उनमें प्रॉब्लम्स रही और उन्होंने काम में कमी करी और रोड रिपेयर सही नहीं करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नगर का जनप्रतिनिधि हूं, मैं पाइप डालने वाला नहीं हूं। कोशिश हम लोग कर रहे हैं, सही दिशा में कोशिश हो रही है, इसके अलावा तो कोई चारा किसी के पास है नहीं। हमारी बीजेपी की संघर्षशील पूर्व विधायिका से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो कुछ शायद वो पार्टी में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो जाके मंत्री से मिले और काम चालू कराएं कि हमारी सरकार में गड्ढा खुदा है। ये गड्ढा उन्होंने खुदवाया है और खुदवा के छुड़वा दिया है, और ये पहले रुक सकता था और गड्ढे को पहले लोगों ने कहा कि छोटा कराओ, इन्होंने और आगे तक पहुंचा दिया। क्योंकि जो आसपास जो मकान वाले हैं ना, 2-4 लोग हैं, वो पटेल वाले, वो कॉलेज वाले, वो उनके विरोधी हैं। इनका इलाज करने के लिए इन्होंने वो अंडरपास जो है स्कूल तक पहुंचवा दिया। तो इन लोगों से कहो कि भाई वोट दे मत दे, लेकिन ये जहर जनता में मत घोलें। ये भाईचारा बड़ी मुश्किल से हमने बनाया है, ऊपर वाले ने मुझे बहुत कामयाबी दी है। मेरा एमएलए बनना जरूरी नहीं है, लेकिन इस जनता को, नगर की जनता को, यहाँ की 36 बिरादरी और 7 कौम के जो लोग हैं, इनको सही प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी जरूरी है। यहाँ के लोगों में भाईचारा जरूरी है। धर्म के नाम पे भेदभाव को खत्म करना जरूरी है, इस क्षेत्र के लिए, इस पूरे इलाके के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये सबसे जरूरी है। और आपको लगता है ये मुझसे बेहतर कोई कर सकता है तो आप उसे चुनिए, मुझे कोई दो राय नहीं है, ताकि क्षेत्र बढ़े, हम सब लोग आगे बढ़े। जो नगर ब्लॉक होता है, इधर के मान लीजिए कि नगर के साइड के लोग हैं, उनका ये कहना है कि नगर को विकास नहीं कराया गया है, कोई भी चीज वो नगर में नहीं लाई गई है। सबसे ज्यादा सीकरी में जो भी है वो सुख सुविधाएं की गई है। एक पंचायत को आज कहीं उपखंड बना दिया गया है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे उन लोगों को, उन वोटर्स को, जो ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, कुछ लोगों का ये कहना कि साहब नगर से 10 सीकरी पे ध्यान दिया गया, ये जेन्युइन बात है। देखिए नगर विधानसभा हेडक्वार्टर था, है, और वहां सारी सुविधाएं थी पहले से ही, क्योंकि उपखंड है तो जो विधानसभा सारी चीज होती है। अब एक वहां बिजली घर है और एक यूएन ऑफिस है और एक स्टोर है, और एक स्टोर पे पूरी विधानसभा के कनेक्शन एक जगह होते हैं, तो क्या लोड ज्यादा नहीं होगा? एक कनेक्शन लेने में महीने लग जाते थे, एक ट्रांसफार्मर चेंज होने में, क्योंकि जो भरतपुर से जब सामान इश्यू होता है ना, वो हर स्टोर को होता है, हर यूएन ऑफिस को होता है। जितने यूएन ऑफिस सबको भाई 100 खंभे भेज दो, 100 ट्रांसफार्मर भेज दो। अब अगर पूरी विधानसभा में एक ही केंद्र रहेगा, एक ही ऑफिस रहेगा, तो क्या लोड ज्यादा नहीं होगा? अगर वो 2 हो जाएंगे तो जनता को फायदा होगा। और अगर एक ये ऑफिस सीकरी में खुल जाता है तो उससे नुकसान किसका है? किसी का नहीं है। कोई चीज वहां से बंद करके कहीं दूसरा खोलो तो नुकसान होता है, एक और खोल दो तो कोई नुकसान नहीं है। अगर जो है एसडीएम साहब पहले खाली तहसीलदार जी खाली नगर में बैठते थे, उनके पास जितना वर्कलोड था, और आपने शायद भी देखा नहीं, बास बुर्जा डाना का बास, वहां का आदमी तहसील के काम के लिए जब नगर जाता है 40 किलोमीटर पड़ता है। अगर एक और ऑफिस बीच में खुल जाता है तो उसका काम आधा हो गया, उसको फायदा होगा और वहां का लोड आधा हो जाएगा। एक एसडीएम साहब के पास 100 फाइलें रखी है, अब 2 एसडीएम ऑफिस होने से फाइलें 50 रह गई, तो जनता की जो तारीख थी वो जल्दी आ जाती है, जनता का काम जल्दी फैसला हो जाएगा। तो सीकरी में जो चीजें खुली वो किसी को बंद करके नहीं खुली, और वो खुलने इसलिए जरूरी थी क्योंकि विधानसभा का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा जो है सीकरी है। मंडी पैलेस यहां पे थी और जो है लगभग 25,000 की आबादी है। तो अगर 25,000 की आबादी को एक पंचायत के 2 सचिव, कैसे आप बताइए कि कैसे विकास करेंगे? तो नगर पालिका भी बनी, तहसील भी बनी, उपखंड भी बना। तो ये जो चीजें हैं, और ये खाली सीकरी के लिए नहीं है, यहाँ अय्यन बैठ रहा है, जो तहसीलदार बैठ रहा है, जो उपखंड अधिकारी बैठ रहा है, वो सीकरी काम नहीं करता। सीकरी के आसपास ठेकड़ी, इधर जो है कि तेजकी हो गया, बांसपुरजा हो गया, झंझार हो गया, इधर ये डांगल ककराला, 25 पंचायतें हैं जिनके काम सीकरी में होते हैं, उनके सीकरी नजदीक भी है। तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता को राहत मिलेगी, उनको फायदा मिलेगा। दूसरा, नगर के लिए जो काम थे, खेल मैदान की घोषणा नगर में हुई। नगर में हमारा जो अस्पताल था वो 30 बेड का था, वो 50 बेड का हुआ। नगर का जो अस्पताल जो था उसे उप जिला अस्पताल बनाया गया। नगर के अंदर एडीजे कोर्ट खुलवाने की 20 साल की डिमांड थी। वकील साहबान से पूछेगा बेचारे, जो हमारे लोग परेशान होते थे, क्योंकि डीग के अंदर जो है दूर पड़ता है गांव वाले लोगों को जाना, और जो वहां पे डीग में जो एडीजे कोर्ट था वो हमारे नगर के लिए रिजर्व था।
लेकिन काम सारे हमारे होते थे वहां पे, लेकिन हमें वहां जाना पड़ता था। वो कोर्ट जो है नगर खुलवाया गया, लोगों ने विरोध किया, धरने दिए गए। उसके बाद जो है नगर की जनता के लिए एडीजे कोर्ट नगर में खुला, म्युनिसिपल कोर्ट इस बार नगर में खुला है। बिजली का एक्शन ऑफिस, एक्शन बैठेगा। पहले हमारे सारे बिजली के प्रपोजल डीग जाते थे, तो जाहिर सी बात है जो अधिकारी जहां बैठता है वहां की प्राथमिकता पहले देता है, तो डीग में हमारे काम डिले होते थे। आज नगर के अंदर अब जो है बिजली का एक्शन ऑफिस बैठ जाएगा, तो सारे बिजली के प्रपोजल्स यहां पास हो जाएंगे, वो काम हो गया। नगर के अंदर गंदे पानी की निकासी के लिए जो है, एक तो पिछले बजट में 50 लाख का वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ ताकि गंदे पानी की निकासी से समस्या दूर हो। दूसरा, इस बजट में 40 करोड़ रुपए की हमने स्कीम स्वीकृत कराई है नगर के लिए, ताकि सीवरेज लाइन डले। क्योंकि नगर में समस्या यह है कि नगर के अंदर जो है इन लोगों ने पहले जो पुराने नाले थे वो कब्जे करके और वो सारे बंद कर दिए, तो पानी नहीं निकलता। करीब 4-5 जगह पानी भरा हुआ है, निकासी की नहीं समस्या बहुत ज्यादा है, तो वो बिना सीवरेज के दूर हो ही नहीं सकती थी। 40 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन नगर में सैंक्शन हुई है इस बजट के अंदर। तो नगर के लिए और ऐसा क्या था जो हम कर पाते, जो हमने नहीं किया? तो ये तो नेता अनर्गल बातें जो जनता के दिमाग में डालते हैं। दूसरा जब जालूकी, अब पूटका का आदमी, पूटका भटपुरा रायपुर लादिया का, वहां का आदमी चल के जो है नगर आता है, अगर अब उन्हें उप तहसील जालूकी में मिल गई, उनका काम आसान हो गया। थाना उनका जालूकी हो गया, उनका काम आसान हुआ है। खोप तहसील बनी, जनुथर उप तहसील तहसील बनी, थाना खुला, वहां का अस्पताल छोटा, वो अस्पताल बड़ा करा दिया गया। तो अब ये बताइए इसमें सीकरी कहां रह गया? तो देखिए, जब विधानसभा है, अब डी जिला बनाए और भरतपुर के लोग ये कहेंगे यार डी क्यों बन गया जिला, तो कोई लॉजिक थोड़ी इस बात का। तो भाई देखो, जनता को समझना पड़ेगा, जो ऑफिस खुले ये सब जनता के फायदे के लिए, और कोई ऑफिस बंद नहीं हुआ है। अगर बंद करके कहीं खुलता तो डिसएडवांटेज होती लोगों को, जो उनके ऑफिस में उनके काम आसान हो गए। अब तहसील का लोड उनका जालूकी से भी हट गया, नगर से हट गया। अब तहसील में जाएं, अब तहसीलदार से आराम से जल्दी से मिल सकेंगे, उसके पास काम आसानी से हो सकेगा। जनता का यह भी कहना है कि जो हमारे यहाँ चंबल की लाइन है उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो विधायक साहब लगातार ये बात कहते हैं कि हम लोगों ने घर घर पानी भी पहुंचाया है, बिल्कुल लेकिन वो कहने विफल नजर आ रहा है। जैसे मैंने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखा है, रास्ते भी उसकी वजह से बिल्कुल ये उनको भी रिपेयर नहीं कराया गया। तो इस तरह की समस्याएं जो बनी हुई है, उस पर किस तरह की नजर आती है? बिल्कुल, देखिए हमारा पूरा क्षेत्र पीने का पानी और सिंचाई का पानी दोनों के लिए बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है। इसका कारण यह है कि लोकल स्रोत है नहीं, नीचे पानी मीठा नहीं है और पानी और नीचे खराब होता जा रहा है। अब पानी कैसे आएगा? गहलोत सरकार ने, पिछली जब गहलोत सरकार थी तब जाके ये चंबल परियोजना बनी और टेंडर हुए और तब स्कीमें बनी, तब सर्वे हुए गांव गांव के, सब कहां कहां पानी दिया जाएगा। और पिछला जो कार्यकाल था बीजेपी गवर्नमेंट का, आप किसी चंबल के अधिकारी से पूछ लीजिए बात, उस 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 30% काम हो पाया, 25%, क्योंकि वो सरकार, गहलोत सरकार की योजना थी, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसमें। और जब हम एमएलए बनकर आए उसके बाद जो है बाकी का 60% या 70% काम अब जाके हुआ। टैंकी बनी और पाइपलाइनें डली, और निश्चित तौर पे इसमें बड़ी कमियां रही। जो इन लोगों ने, जो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स थी, उन्होंने एक फर्म छोड़ के चले गई, उसने किसी और को ठेका दे दिया, तो उनमें प्रॉब्लम्स रही और उन्होंने काम में कमी करी और रोड रिपेयर सही नहीं करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने ये बात विधानसभा में उठाई। मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूं, मैं नगर का जनप्रतिनिधि हूं, मैं पाइप डालने वाला नहीं हूं। सरकार के लेवल पे काम होते हैं, मेरा काम है अगर कहीं कमी है मैं उसके लिए आवाज उठाऊं। हमने विधानसभा में बात उठाई, जो पीएचडी के मंत्री थे उनको भी बात लिखी, इन पर सख्ती भी हुई, और कहीं ना कहीं कमी रही। ये बात सही है कि पाइपलाइन पूरी नहीं पहुंच पाई। इसमें एक और कमी रही, पिछले कार्यकाल में जो सर्वे हुए कि पाइपलाइन कहां कहां डलेगी, वो सही नहीं हुए। उसमें क्या हुआ, उस वक्त में जो अपने चहेते लोग थे उनके मोहल्ले में तो पॉइंट लग गए उस वक्त के जो कार्यकाल के अंदर, और जो वो नहीं थे वो पॉइंट सिलेक्शन नहीं हो पाए, वो एक कमी रही। इसके अलावा अब पाइपलाइन आ रही है चल के भरतपुर से, कुम्हेर से, डीग से, नगर से, सीकरी से तक। इस रास्ते में बहुत अनेकों जगह पानी की चोरी हो रही है, चाहे वो शीशवाड़ा हो, चाहे वो दुधाल के पास हो, मुकदमे दर्ज हुए। अब पाइपलाइन खेतों में से ही आएगी, लोगों ने चोरी कर ली, पाइपलाइन तोड़ ली, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि पाइपलाइन जहां डल चुकी है वहां भी पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा, ये जेन्युइन समस्या है। इसके लिए पूर्ण रूप से हम लोग प्रयासरत हैं। इसके अलावा
जो जेजेएम जो स्कीम है, इसके अलावा भाई चंबल का तो ये था, पहले फेज में जो भी गांव थे उन्होंने कनेक्ट किए, कहीं पानी पहुंच पा रहा है, कहीं जो है कि ये जो कमियां हैं इनकी वजह से नहीं पहुंच पा रहा, तो उसके लिए प्रयासरत हैं, कोशिश करते हैं कि वो पाइपलाइनें जुड़े, हम फॉल्ट ठीक कराएं। कुछ लोगों पे मुकदमे कराए गए हैं ताकि वो लोग चोरी पानी करना बंद करें, ताकि पानी टंकी में पहुंचे। और पूरा पानी नगर को नहीं मिल पा रहा। नगर की डिमांड है करीब 26 से 27 लाख लीटर, मैं कस्बे की बात कर रहा हूं, और हमें मिल पाता है 12 से 13 लाख लीटर, तो हमें आधे से भी कम मिल पा रहा है पीछे से पानी। अब बताइए हम कैसे सप्लाई करें? तो उसमें कहीं ना कहीं लोकल जो है स्रोत है उनसे पानी मिलाया जाता है। तो सरकार पूरी कोशिश, लोकल अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं पानी की पूर्ति हो, लेकिन ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब जो नगर कस्बे की मैं बात बताऊं तो करीब 20 किलोमीटर लाइन डली है नगर कस्बे में। उससे पहले तो नगर में सिर्फ 15% लाइन थी पानी की। इन 4 सालों में 20 किलोमीटर लाइन डली है नगर के अंदर, जो वार्डों में पहुंची है। कहीं खारी पानी पहुंच रहा है, कहीं मीठा पानी पहुंच रहा है, चलो वो अलग बात है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था ही नहीं। हमने कोशिश तो करी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से पहुंचे। अब पहले तो पाइपलाइन ही आएगी, पानी डायरेक्ट तो कैसे आएगा? इसके अलावा अब 5 करोड़ रुपए और सेक्शन करवाएं नगर के लिए, और 5 लगभग इतने ही सीकरी के लिए भी है, ताकि अब जो इलाका रह गया उसमें पानी की पाइपलाइन डले। जनता जल मिशन योजना के अंदर लगभग जो है करीब 400 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए के काम चालू हैं, जिनकी प्रोग्रेस जो है वो पाइपलाइन डल चुकी है, कनेक्शन लग रहे हैं, क्योंकि करीब 80 से 90% की प्रोग्रेस है, अभी चालू नहीं हुई है। तो देखिए, कोशिश हम लोग कर रहे हैं, सही दिशा में कोशिश हो रही है, इसके अलावा तो कोई चारा किसी के पास है नहीं। मैंने जो देखा है कहीं ना कहीं चंबल की लाइन है उनको तोड़कर भी खेतों को भराया गया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कहेंगे? और ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक कैसी कोई कार्रवाई हुई है? मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लेकिन ये भी जेन्युइन समस्या है। संसाधन सरकार के पास कितने हैं? तो लोगों को खुद भी थोड़ी जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल हो, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी होती है। और कुछ लोग जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते हुए ये चोरी करते हैं, और ये बहुत बड़ा कारण रहा। ये जो पानी की चोरी बीच बीच में हो रही है, लोग खेत भरा रहे हैं, सही बात है, उसकी वजह से पानी पूरा नहीं पहुंच पा रहा। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं, रेलवे पर जो अंडरपास नहीं बना है, ब्रिज बनने की जो बात है तो वो बड़ा हुआ है, तो जनता का ये है कि कब तक वो बन सकता है, कब तक उसके लिए पैसा आ सकता है, और कब उसको ब्रिज बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, रेलवे का अंडर ब्रिज कब बनना चालू हुआ? पिछली सरकार में। और ये रेलवे का अंडर ब्रिज कौन बना रहा है? उत्तर रेलवे जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, जो रेल डिपार्टमेंट है, वो ये अंडरपास बना रहा है। उन्होंने आधा काम किया, आधा छोड़ दिया। अब बहुत दिन से विवाद चल रहे हैं। उन्होंने अब 3 महीने पहले लिखित में दिया है, हम आपको दिखाएंगे, कि ये 1.5 साल और लगेगा उत्तर रेलवे को ये अंडरपास बनाने में 1.5 साल और लगेगा। और अब ये बताएं, जहां उत्तर रेलवे अंडरपास बना रहा है, जो प्रोग्रेस में है, सरकार ब्रिज कैसे बना देगी ऊपर से? या तो वो कैंसिल हो वो अंडरपास जो, तभी तो सरकार योजना दूसरी बनाएगी। अभी हमने सुना था, कोई हमारी पूर्व एमएलए भी कह रही थी कि ब्रिजों की घोषणा हो रही है, मैं तो ढूंढ रही थी ब्रिज कहां है। आप ढूंढ रही हो तो आप तो उत्तर रेलवे, आप तो बीजेपी की कुछ वो भी हो, पदाधिकारी भी हो, तो जाके उससे मंत्री से मिलिए और ये कहिए कि ये जो अंडरपास जो है ये कैसे रुका पड़ा है। मुझे तो जानकारी ये मिली है कि इन लोगों ने खुद ने रुकवाया है। ये देखिए, उत्तर रेलवे 1 वर्ष और 6 माह में बनेगा, और ये डेट अब है 28 नवंबर 22। 4 महीने पहले ये लोग कह रहे हैं इसको 1.5 साल और लेंगे बनाने में। अब जब तक ये लोग, उत्तर रेलवे वाले बीच में हैं, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है रेलवे का, हमारी बीजेपी की संघर्षशील पूर्व विधायिका से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो कुछ शायद वो पार्टी में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो जाके मंत्री से मिले और काम चालू कराएं। कोई बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के उन्होंने रुकवा रखा है ताकि चुनाव में हमारा गड्ढा दिखाएं इसको, कि हमारी सरकार में गड्ढा खुदा है। ये गड्ढा उन्होंने खुदवाया है और खुदवा के छुड़वा दिया है, और ये पहले रुक सकता था, और गड्ढे को पहले लोगों ने कहा कि छोटा कराओ, इन्होंने और आगे तक पहुंचा दिया, क्योंकि जो आसपास जो मकान वाले हैं ना, 2-4 लोग हैं, वो पटेल वाले, वो कॉलेज वाले, वो उनके विरोधी हैं। इनका इलाज करने के लिए इन्होंने वो अंडरपास जो है स्कूल तक पहुंचवा दिया। अब की बार विधायक साहब, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। बहुत सोच समझ के हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे हम चुनाव जीत कर आए। लोगों ने हमें अपार समर्थन दिया और सभी जाति बिरादरियों ने हमें वोट किया, और वोट का एक आधार था कि लोगों को उम्मीद थी कि शायद मैं पहले से बेहतर कर सकूं, जनता को सुविधाएं जरूरत है, इलाके की जरूरत है, उन्हें पूरा कर सकूं, राजस्थान की जो सबसे बड़ी पंचायत में उनकी आवाज उठाऊं। और जब सरकार बनने के बाद
बहुजन समाज पार्टी की बहुत कम सीटें आई, कांग्रेस की पूर्ण रूप से सरकार बनी, तो हम पे बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत बड़ी जवाबदेही हमारी थी कि जनता ने एमएलए तो चुन दिया, अगर सरकार जनता के काम नहीं होंगे तो हम किस काम के। तो उस विकास की गति में आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का हमने साथ दिया। उनके वादे, उनकी जो कमिटमेंट था हमारे प्रति, हमारी विधानसभा के प्रति, उस पर हमने विश्वास किया और उनका साथ देके हमने कांग्रेस ज्वाइन करी। और उसका नतीजा ये निकला कि नगर विधानसभा में ऐतिहासिक काम हुए। नगर विधानसभा जो आसपास की चारों विधानसभाओं में पिछली थी, आज चारों से आगे खड़ी है। तो जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम कांग्रेस पार्टी में आए और मजबूती तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो आज काम किए, सब 4-4, 5-5 बिजली घर बन रहे हैं हमारे यहाँ। अभी 4 दिन पहले 4 सेक्शन निकली हैं, 4 छोटे बिजली घर बनने की, सबसे बड़ा बिजली घर यहाँ बन रहा है। अस्पताल यहाँ बड़ा हमारा हो गया। रोड हमारे यहाँ के, 4 साल पहले लोगों से पूछिएगा, ये सीकरी से नगर जाने में कितना टाइम लगता था, अलवर भरतपुर रोड पे कितना टाइम लगता था। आज चीजें बेहतर हो रही हैं। और यहां से अब 15 किलोमीटर का और रेड सेक्शन हुआ है। लोग कहते हैं कि क्षेत्रवाद की बात करते हैं, गारोली से लेकर मुंडेरा तक का रोड हमने सेक्शन कराया। हरसुग नंगला 75 साल से वहां रोड नहीं बना, मुझे एक भी वोट नहीं मिली उस गांव में, वहां रोड बन रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि चारों तरफ काम हो। कन्याशालाएं अपग्रेड हुई हैं, स्कूल अपग्रेड हुए, महात्मा गांधी स्कूल खुले। कल जो है गुलपाड़ा का स्कूल को योजना में पास करवाया, 2 करोड़ रुपए का स्मार्ट स्कूल गुलपाड़ा में बनेगा। ये सारे जो काम हैं ये सभी जाति बिरादरियों के लिए है। नगर विधानसभा के अंदर जरूरत है आज हमें अच्छी शिक्षा मिले, हम चिकित्सा और बेहतर कर पाए, हम जो है जो बिजली की व्यवस्था है वो ठीक कर पाए। तो उसके लिए काम हो रहे हैं। 4 छोटे बिजली घर बन रहे हैं, एक बड़ा बिजली घर बन रहा है। अस्पताल हमारे 4 नहीं खुल गए, उनके लिए हम लोग जमीन तलाश रहे हैं, कोशिश करवाने की वो जमीन मिल जाए। तो ये जो शुरुआत हुई है विकास की, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता ने इसी के लिए वोट किया था। और अपराध पे अंकुश लगा है। नगर के अंदर चौराहे पे लूट होती थी सरेआम, आप पूछेगा पुराने लोगों से, बाजार के लोगों से, आज जो है शाम को जो है प्राइवेट लोग खड़े होकर अवैध वसूली करते थे नगर के चौराहे पे। वहां के आसपास चौराहा वालों से पूछना, ठेली वालों से, दुकान वालों से, आज चौकी पे शाम को नाके लग जाते थे। आज जो है पूरी नगर की जनता बिल्कुल विश्वास के साथ, खुले मन के साथ जो है नगर में सांस ले रही है। अपराध पे अंकुश लगाए। यहां रोज चोरियां होती थी, डकैती होती थी, लोग कहते हैं अपराध बढ़ा है। पूरे भरतपुर में आप अखबार पढ़ा के देखिए, चारों तरफ कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हमारा नगर फिर भी बहुत शांत है। यहाँ कोई किसी प्रकार का सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, यहाँ किसी प्रकार के किसी भी अपराधियों को कोई बढ़ावा नहीं मिला। और पहले तो पिछले कार्यकाल में हमारी नगर पुलिस को एनकाउंटर करने पड़े थे नगर के अंदर, तब अपराध पर अंकुश लगाने के लिए। आज देखिए आपके सामने सब खुशहाली है। तो निश्चित तौर पर नगर बदल रहा है, नगर आगे बढ़ रहा है। और पहली बार राजस्थान की विधानसभा में जब बजट आता था तो नगर का नाम बुला। आज से 10 साल का रिकॉर्ड निकालिए, बजटों में नगर का कभी नाम आता था क्या? कुछ मिलता था क्या नगर को? आप तो उम्मीद रहती साहब इस बजट में क्या मिल रहा है। तो नगर राजस्थान सरकार के अंदर नगर की असलियत अहमियत, जो नगर एक विधानसभा है, नगर की जनता है, उसकी असलियत अहमियत इस बार लोगों को सामने आई है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है सभी जाति बिरादरी के लोग मिलके इस जातिवाद के एजेंडे को हटाएंगे, क्योंकि अब इनके पास कोई मौका नहीं है सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाना। और मैं आप जो लोग मुझे जानते हैं वो पूर्ण रूप से इस बात से सहमत होंगे कि हमने कभी जाति और धर्म में भेदभाव नहीं किया। जो विकास के काम हुए ये चारों तरफ हुए, सब जगह काम हुए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जहां जहां हमें मौका मिलता है हम अपने पर्सनल तरीके से भी मदद करते हैं। और जिस भी समाज का या कोई आदमी जो भी कोई काम लेकर आता है प्राथमिकता से होता है। पहली बार नगर के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं उनमें कमीशन नहीं ली जाती। अब से पहले लोग जाति देख के तो ट्रांसफर कराते थे। और हमारे यहाँ, चलो मैं बात करूं, आप पता करना, हमारे यहाँ तो गुर्जर समुदाय के अधिकारी हैं जो पूरी शिक्षा को देखते हैं, उनको हमने जिम्मेदारी दी। हमारे यहाँ गुर्जर समुदाय के अधिकारी हैं जो हमारा जो पानी का सारा वो देखते हैं, उनका ट्रांसफर हो गया, हम रुकवा के लेके आए ताकि अच्छे अधिकारियों की हमें यहाँ जरूरत है। तो इन लोगों से कहो कि भाई वोट दे मत दे, लेकिन ये जहर जनता में मत घोलें। ये भाईचारा बड़ी मुश्किल से हमने बनाया है। आज आपने देखा ज्योतिबा फुले की यात्रा निकल रही थी, सभी धर्मों के लोग वहां मौजूद थे, सभी धर्मों ने स्वागत किया। अब से पहले रामनवमी निकली, हम हमेशा से हर साल करते आए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। बाकी नेता के टेंट तो पहली बार लगे चुनावी साल में, हमारे यहां हर साल स्वागत होता है, हमेशा मान सम्मान होता है लोगों का, क्योंकि हम लोग भाईचारे से आगे बढ़ेंगे। सब जाति और जो बिरादरी है इनको लेके चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कमी अगर क्षेत्र में कहीं रही है किन्हीं कामों में, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, कमी रह गई होगी
2 साल कोरोना में चले गए। पहले साल जो होता है वो सरकार पिछले सरकार के कार्य के घोषणाओं को पूरी करती है। लोग कहते हैं कर्ज माफी नहीं करी, किसानों की माफी करी। कर्ज माफी की बात, आप लिस्ट निकालिए ना, जो राज्य सरकार के जो बैंक थे सबकी कर्ज माफी हुई है, नगर विधानसभा में कर्ज माफी हुई है। तो इन बीजेपी के झूठे लोगों से पूछो कि अगर कर्ज माफी नहीं हुई, अगर हम लिस्ट निकलवा के दे दें तो बोलो क्या कौन से कुएं में गिरोगे? तो वही झूठ ना फैलाएं। तो कहीं अगर कमी रही है, हम मानते हैं पानी कमी है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अभी और कोई कमी चिकित्सा में जो कमी है, क्योंकि पहले बहुत सारी कमियां थी, अब सारे गड्ढे सारी कमियां इन 4 साल में बाजी वाली बिल्कुल ठीक कर दे। लेकिन जो हुए हैं क्या उनको देखना जरूरी नहीं है? हर विभाग में काम हुए, ये आपको मैं कागज दे रहा हूं, लगभग 100 घोषणा है। और पहली बार मैंने 1 साल पहले भी किताब छुपा के लोगों में बंटवाई, ये मैंने काम किए। अब से पहले के जो 10 साल के लिए विधायक रह गए, उनसे कामों की लिस्ट तो मांगो कि 10 साल में आपने क्या किया, जो आज आरोप लगा रहे हो। जनता को विकास चाहिए, जनता को अच्छी सुविधा चाहिए, जनता को फैसिलिटीज चाहिए, जनता को अच्छा माहौल चाहिए। और मैं जनता से अपील करता हूं, अगर आपको लगता है कि मुझसे बेहतर कोई कर सकता है तो आप उसे वोट करिए। मैं सेल्फिश नहीं हूं। वाजिब अली का एमएलए बनना जरूरी नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत कामयाबी दी है, मेरा एमएलए बनना जरूरी नहीं है। लेकिन इस जनता को, नगर की जनता को, यहाँ की 36 बिरादरी और 7 कौम के जो लोग हैं, इनको सही प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी जरूरी है। यहाँ के लोगों में भाईचारा जरूरी है। धर्म के नाम पे भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। इस क्षेत्र के लिए, इस पूरे इलाके के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये सबसे जरूरी है। और आपको लगता है ये मुझसे बेहतर कोई कर सकता है तो आप उसे चुनिए, मुझे कोई दो राय नहीं है, ताकि क्षेत्र बढ़े, हम सब लोग आगे बढ़े। एक और बात जानना चाहूंगा, जो आज शिक्षा की स्थिति यहाँ है, स्कूल अपग्रेड हुए हैं, चाहे शिक्षा में चाहे बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ टीचर्स या फिर अस्पताल की बात करें, हॉस्पिटल में डॉक्टर जो चिकित्सक होते हैं उनकी कमी है। किस तरह का प्रयास चल रहा है उनको यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह की राज्य सरकार से अपील? देखिए, पहले तो क्या है कि अस्पताल ही छोटा सा था, तो अब हम जब चीजों को बढ़ाते हैं तो एक क्रिया होती है। पहले अपग्रेड होंगे, पहले पोस्ट क्रिएट होंगी, पोस्ट क्रिएट होगा, फिर वो पोस्ट भरी जाती है। अब से पहले पिछली सरकारों ने 5 साल में भर्तियां ही नहीं हुई, डॉक्टर रिक्रूट नहीं हुए। हमारी सरकार ने आने के बाद लगभग 4000 से ज्यादा डॉक्टर रिक्रूट किए हैं। और राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य है जहां 1 लाख लोगों पे जो अनुपात है डॉक्टरों का, वो सबसे ज्यादा है। पहली बात तो। दूसरी बात, अब नगर की जनता से पूछिएगा, पहले जो है 2 डॉक्टर रहते थे पूरे नगर में, 2। आज नगर के उप जिला अस्पताल में करीब 65 से 70 आदमियों का स्टाफ है। अब जाकर रजिस्टर चेक करेगा, अटेंडेंस रजिस्टर, 65 से 70 आदमियों का स्टाफ है। 20,000 लोगों ने आईपीडी की है। आईपीडी मतलब जो लोग वहां भर्ती हुए पेशेंट और उनको इलाज मिला है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि हमने इसको अमेरिका बना दिया, लेकिन नगर की जो स्थिति पहले थी उससे 10 गुना ज्यादा आज बेहतर है। कमियां हैं, हम और कोशिश कर रहे हैं पूरी करने की। अभी डॉक्टर्स की और भर्ती हुई है, और डॉक्टर आए। गुलपाड़ा में आज 7 डॉक्टर बैठे हैं, नगर के अंदर भी आज 8-10 डॉक्टर हैं। लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे बच्चों के डॉक्टर कम मिल पाते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हमें कम मिल पाते हैं, क्योंकि वो टोटल ओवरऑल शॉर्टेज है। और यहाँ लोकल के लोग डॉक्टर कम है, तो वो यहाँ आना नहीं चाहते और उन्हें मनपाई पोस्टिंग मिल जाती है। तो कई प्रॉब्लम, जमीन प्रॉब्लम है क्षेत्र की, हम स्वीकारते हैं, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है कि वो बेहतर हो। शिक्षा के मामले में अभी 48,000 टीचर्स की भर्ती होने वाली है। कुछ भर्तियां लीक हुई, लेट हुई, कुछ पहले भर्तियां हुई। तो क्योंकि जब जॉब्स ही नहीं मिलेगी तो पूर्ति कैसे होगी? और अब से पहली सरकारों ने खास तौर पे इस मेवात के अंदर जो क्षेत्र है, कामा, ये नगर, पहाड़ी, इन क्षेत्रों को जानबूझ के ध्यान नहीं दिया। या सिर्फ यही कमी है टीचर्स की, क्योंकि पहले से अब 3rd ग्रेड टीचर पे बैन है, बाहर से ट्रांसफर होकर आ नहीं सकते। नई रिक्रूटमेंट होगा तो उनकी पोस्टिंग होगी तो ही आएंगे। तो कुछ सही बात, आपने अच्छी बात कही कि कुछ क्षेत्र में जमीन प्रॉब्लम्स है कि स्कूल अपग्रेड हो गए पर टीचर्स की अभी भी शॉर्टेज है। डेपुटेशन करके हम लोग काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पूरी कोशिश है कि जैसे ये 48,000 की भर्ती होती है तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे टीचर्स की कमी पूरी होगी। जो चिकित्सा का स्टाफ है वो भी बढ़ेगा, हमें पूरी उम्मीद है। पहले से बढ़ा है, जो पहले हालत थी उससे बढ़ा है। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल। चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।